दोस्तों वंदे मातरम। आज लेक्चर नंबर 4, वो भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स की जो सीरीज़ है। और जी हाँ, अब एक गुड न्यूज़ भी है, यूट्यूब में एक फीचर भी आ गया है जिसमें एक, अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो विजिट्स हैं, वहाँ पे कोर्स नेम का भी एक विजिट आ गया है। आप उसमें क्लिक करेंगे, आपको सब के सब कोर्सेज हमारे वहाँ पर दिखाई देंगे। और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं हमारे मेल इंजन में कि पेड एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज एट्सेट्रा। तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि पढ़ाने का पैसा मैं नहीं ले पाऊँगा। जो भी मिलेगा आपको एडवांस टू एडवांस लेवल सब आपको यही मिलेगा। और देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं लेक्चर्स को क्रिएट करके आपको सेट बना के सेल भी कर सकता हूँ, बट वो हो नहीं पाएगा मुझसे। तो चिंता मत कीजिए। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, जो लोग अभी मेरे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें कोर्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग तरह की भी दी गई हैं, जिसमें कुछ पॉपुलैरिटीज केस स्टडीज एंड उसी में ही आपके जेमस्टोन रिकमेंडेशन की भी एक कैटेगरी है। और जी हाँ, एक पुरानी कैटेगरी भी है जिसमें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वो 4.5 वर्ष पहले मैंने लेक्चर बनाए थे, लेकिन बहुत कम सुना था लोगों ने। तो उन्हीं लेक्चर्स में थोड़ा सा मैं अभी कॉन्क्रीट तरीके से बेसिक बना रहा हूँ। और जी हाँ, अभी सर्वाष्टक का भी जल्द शुरू करने वाला हूँ, नक्षत्र एट्सेट्रा। तो शुरुआत करते हैं उसकी जल्दी जल्दी से। तो अब लेक्चर नंबर 4 में आज क्या कवर होगा? एलिमेंट्स, ग्रहों के तत्व, और साथ में नैसर्गिक मैत्री चक्र। और इसके बाद आएगा हमारा तात्कालिक मैत्री चक्र और पंचधा मैत्री चक्र। अब ये चीज़ें अगर किसी को नहीं मालूम है तो बहुत डिफ़िकल्ट है एस्ट्रोलॉजी करना, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जी नहीं, आप इनके बिना एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर वो करने वाली बात हो जाएगी कि कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी मेमोराइज होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। क्या है एलिमेंट्स? राशियों के बारे में सबको पता है। मैंने फिर से यहाँ पे लिख भी दी है। इसलिए लिखी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले 3 लेक्चर मेरे देखे भी होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें भूल जाती हैं। तो किसी को अगर भूल गई हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके कौन सी राशि है, कौन सी राशि का किस ग्रह का इस राशि के ऊपर आधिपत्य है। तो ये दे दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर भूलेंगे तो ये आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो अचानक भूल सकते हैं बीच में। एलिमेंट्स वो हैं जिसमें कि हमारी 12 राशियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट फायर एलिमेंट, जिसमें कि 3 राशियों को, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 को अगर 4 भागों में विभाजित किया गया है तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वैल्यू आएगी 3। मतलब कोई ऐसी 3 राशियां जिन्हें एक तत्व दे दिया गया है, वो है फायरी साइन। लिखा भी है आपके लिए, फायरी साइन मतलब फायरी राशियां कौन सी होती हैं? अग्नि राशियां हिंदी में कहेंगे, फायरी साइन इंग्लिश में कहेंगे। तो पहली कौन सी होगी? फर्स्ट मेष राशि, एरीज मीन्स लियो, सेजिटेरियस। अगर हम इसे लिख के भी देखेंगे, एक छोटी सी कुंडली बनाई है तो देखते हैं कैसे आता है। देखिए यहाँ पे अगर आप कालपुरुष कुंडली भी बनाएंगे तो ये पहला घर, इसके बाद 5, इसके बाद 9। एक चीज देखिए आप लोगों ने कॉमन इसमें, कि जब भी आप ये बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है आपस में, देखिए। तो आप मान के चलिए कि त्रिकोण का मतलब है कि 4 राशियां छोड़कर अगली राशि फायरी साइन आएगी मेष राशि के बाद। तो मेष के बाद आप 4 छोड़ेंगे या 4 प्लस कर लीजिए, उसके बाद आपकी लियो आएगी। उसके बाद 4 छोड़ दीजिए या 4 को ऐड कर दीजिए तो आपकी सेजिटेरियस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक तरीका है याद रखने का, मेमोराइज नहीं करना है आपको, जस्ट एक माइंड में विचार कैसे करना है, दैट्स द वे। इसके बाद पृथ्वी राशि याद रखना है अभी आपको कि अग्नि के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद आपकी एयर राशि आएगी। मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। मतलब एयर साइन होगा, मीन्स आपकी वायु राशि, उसके बाद आपकी वाटरी साइन मतलब जल राशि। तो इस तरह से आपकी 4 राशियां। अब देखिए यहाँ पर भी अगर लिखने की टेक्निक आप देखेंगे तो फर्स्ट फायरी, सेकंड अर्थ, ये मिथुन राशि आपकी एयरी,
एंड कर्क राशि आपकी वाटरी साइन। एंड फिर से सिमिलर रिपीटेशन 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तरीका है, आपको सारे मैंने वेज बता दिए हैं कि आपको याद कैसे रखना है। अगर ये याद नहीं हुआ आपको तो कुंडली नहीं देख सकते आप, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स हैं, बेसिक्स से भी नीचे वाले बेसिक्स हैं, क्योंकि इनके बिना कुंडलियाँ नहीं देखी जाती। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुंडली देखने जाएंगे तो आपको देखना है कि कौन सी राशियाँ पृथ्वी हैं, कौन सी अग्नि है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। ये जब कुंडली कोई एनालिसिस करता है एस्ट्रोलॉजर, तो ये विचार नहीं करता, वो माइक्रो सेकंड्स में आपके थॉट्स में ही चलती हैं चीज़ें। आपका ये जो नैसर्गिक मैत्री चक्र है, ये भी आपके नैनो सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है, तभी आप फटाफट प्रेडिक्शन देते चले जाते हैं। अगर एक एक चीज़ की गणना करने बैठेंगे तो एक कुंडली में छोटे छोटे बेसिक्स, आप किसी को विचार देने जाएंगे, किसी को प्रेडिक्शन देने जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, आप 2 चीज़ें भी नहीं बता पाएंगे। तो इन सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को लेके चलिए। अब ये जो आपकी अग्नि राशियां हैं, ये क्या अधिपत्य है, क्या बोलती क्या है, ये व्हाट इट मीन बेसिकली। सर्वाष्टक भी मैं आप सिखाऊंगा, उसकी एक अलग सीरीज बनाई जाएगी, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि हर राशि को बल कैसे मिलता है, उसके पास कितने बिंदु होते हैं। सर्वाष्टक में जैसे कि मिनिमम 27 पॉइंट्स जब किसी राशि को मिलते हैं तो वो एक एवरेज राशि मानी गई है कि ठीक है, उसके पास एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। 27 पॉइंट से जब नीचे चली जाती है राशि के पॉइंट्स, तो वो राशि उसी हिसाब से कमज़ोर होती चली जाती है। और उसके पॉइंट अगर बढ़ते चले गए, अगर 50 के आसपास आ गए तो जस्ट ऑसम, मतलब। लेकिन आप देखिए, अगर एक राशि इतनी पावरफुल हो गई तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कोई और राशि भी तो कमज़ोर होंगी। तो किसी में कुछ, किन्हीं चीज़ों में तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, किन्हीं में नुकसान भी होगा। देखो दोस्तों, वही तो कहते हैं ना, लाइफ है, ये मृत्यु लोक है। अगर कोई बिलियनियर है तो उसके पास किसी न किसी चीज़ की पक्का कमी होगी। सबको सब कुछ नहीं मिलता मृत्यु लोक में। और जी हाँ, ऐसी कुंडलियाँ भी आती हैं बहुत रेयर, जिनका बैलेंस स्कोर होता है, सब भावों में एक एवरेज पॉइंट होते हैं। तो राशियों का बलाबल सर्वाष्टक से मिलेगा, वो पैरेलल एक सीरीज में शुरू करूंगा, आप देखते चले जाइएगा। इंटरकनेक्टेड आप सारे कोर्सेज को देखते चले जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी होगा और चीज़ों को समझना। सो अभी आपको ये समझना होगा कि फायरी साइन मतलब मेष राशि, लियो राशि, धनु राशि, ये आपके फायरी साइन हुए। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, असेंडेंट किसी का एरीज है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे लोग बहुत ही एग्रेसिव प्रवृत्ति के। लियो हुआ तो मतलब वो भी एग्रेसिव, लेकिन मेष और लियो और धनु में डिफरेंस देखिए थोड़ा सा, क्या डिफरेंस होगा। मेष राशि मीन्स मंगल की राशि, मतलब बहुत एग्रेसिव नेचर बंदे का, लेकिन ऐसे लोग थकते नहीं हैं, बहुत एग्रेसिव रहते हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। इस तरीके से भी सोचना है आपको। और बिल्कुल भी लेथर्जिक नहीं होते, देर वेरी एक्टिव, कोई भी काम देंगे फटाफट करके ही दम लेंगे। लियो साइन, लियो से क्या मतलब समझते हैं आप, सिंह हिंदी में कहा गया है शेर, टाइगर, मतलब कि आपका जो नेचर है, टाइगर को देखा है आपने क्या करता है टाइगर जंगल में, जो भी प्राइड ऑफ लाइन जो भी ग्रुप होता है, तो टाइगर का एक विशेषता देखना आप, लाइन की, टाइगर की, कुछ भी कह लीजिए, लाइन की बात करेंगे अभी। आप शेर को कभी भी देखना कि वो शिकार नहीं करता है, ऑलवेज जो लाइनस होती हैं उसके जो बाकी ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वही शिकार करते हैं। और लाइन ऑलमोस्ट 6-7 घंटे खाना खाता है, उसके बाद सोता रहता है 16-17 घंटे, 18 घंटे। लेकिन उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई ऐसा बाइसन होता है जो पूरी फैमिली जिसका शिकार नहीं कर पाती है, 4-5 मिलके भी, तो फिर शेर की बात आती है, बब्बर शेर की, जो फैमिली का लीडर होता है। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि एग्रेशन तो है, लेकिन कैसा वाला है, एक सबमिसिव एग्रेशन, क्योंकि सूर्य के भी गुण आ जाएंगे कि थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी, लेथर्जिकनेस। आप देखिए ना, आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब आप खुद गणना कर लीजिए कि वो नेचर कैसा होगा। लेकिन जब करने की बात आएगी कि नहीं अब करना ही है, तो फिर ये लोग कर देते हैं। उसके बाद सेजिटेरियस, ये भी फायरी साइन हुआ, लेकिन इसमें जुपिटर के भी तो गुण आएंगे इसमें। तो जुपिटर के गुण आपको पता है कि जिसमें कि एजुकेशन, विजडम, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, वो भी रहेगा।
तो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस को एग्रेशन में भी माना गया है, ऐसे लोग एक्टिव भी होते हैं एंड चीज़ों को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से चला भी लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन अगर पूरा देखेंगे आप तो लियो में मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोग सूर्य मीन्स स्टेबल प्लैनेट, एक ही जगह पर स्थिर है, हिलेगा नहीं। सैजिटेरियस मूवमेंट, आगे मैं चर स्थिर द्वि स्वभाव राशियों के बारे में भी विचार करूंगा। सिमिलरली अर्थ साइन, अब देखिए इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी फायरी साइन के जो लोग हैं जिनका लगन फायरी साइन से है, फायरी साइन से संबंध रखता है, मतलब एग्रेशन रहेगा, लेकिन उसमें भी राशियों के गुण अलग अलग। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5th हाउस में अगर मेष राशि चली गई तो 5वां घर आपकी संतान का है, एजुकेशन का है, स्पेकुलेशन का है। स्पेकुलेशन मीन्स कि ऐसे लोग अचानक बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे स्टॉक मार्केट को लेकर, गलतियां भी करेंगे। ठीक है, बाकी ग्रहों को भी देखना जरूरी है, बाकी राशियों का बल, लेकिन इस तरीके से आप राशि की इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि किस भाव में कौन सी राशि क्या आधिपत्य रखती है, किस तरह से प्रभाव देगी। ये सारी चीज़ें आगे प्रेडिक्शन का पार्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। आज सिर्फ एक बेसिक एक टच बेस देने जा रहा हूं मैं। पृथ्वी साइन, अब एरीज के बारे में थोड़ा सा और कह देते हैं। जो ये लीडर्स होते हैं, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सीनियर हो जूनियर, थोड़ी सी एग्रेसिव प्रवृत्ति वाले, फायर वेरी एनर्जेटिक, काम चाहे पूरा ना ना भी करे लेकिन दिखावा, शोर शराबा, एग्रेसिव, एंड अपने जो पीयर ग्रुप्स के साथ रिश्ते भी कई बार बिगड़ जाते हैं। अर्थ साइन स्टेबिलिटी, मतलब अर्थ वो कहते हैं ग्राउंडेड लोग, तो जिनके ये लगन, जिनकी ये राशियां लगन में अगर ये राशि चली गई तो बहुत ही ग्राउंडेड लोग होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा काम करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ, ठहराव के साथ अपना काम करते चले जाएंगे, चाहे कम करें या ज़्यादा करें, कितना भी करें, लेकिन काम को अंजाम दे देते हैं। वायु साइन, क्या मतलब हुआ, जिनकी लगन मिथुन, तुला, कुंभ। वायु राशि मीन्स की डायनामिज्म, डायनामिक, मतलब आपका जो थॉट है वो रुक ही नहीं रहे हैं, आपके पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में चलते ही जा रहे हैं। जैसे मैं कुछ अभी एग्जांपल भी दूंगा, फाइटर पायलट्स के भी आप लोगों को केस स्टडीज साथ साथ में दूंगा। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, अराउंड 26-27 चार्ट होंगे मेरे पास, मतलब वो मेरे खुद के अपने क्लाइंट हैं फाइटर पायलट्स, उनसे परमिशन ले ली गई है। अब ये परमिशन और बाकी है कि क्या उनके हम नाम यूज़ कर सकते हैं कुंडलियों में, तो वो भी शायद वो यस कह ही देंगे। तो उनके भी मैं आप लोगों को चार्ट डिस्कस करूंगा कि किस तरह से वो फाइटर पायलट बने, क्योंकि एरी साइन मीन, आप सोचिए ना, आपको जब जी फोर्स के साथ आपको लड़ना पड़ता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी फोर्स आपने देखा होगा सिमुलेशन, फाइटर पायलट्स का जब एक सीट पे बैठाया जाता है, लॉक किया जाता है, 360 डिग्री आपको घुमाया जाता है, सिमुलेशन आपके सामने होता है और आपको प्लेन को चलाना होता है बैठे बैठे। तो 360 डिग्री आपको घुमाया जाता है, चेक किया जाता है कि चक्कर आता है नहीं आता है। जो बॉक्सर्स हैं उनको मालूम है कि एक एक्सरसाइज की जाती है जिसमें कि आपको सर को घुमाया जाता है 20 टाइम लेफ्ट 20 टाइम राइट, फिर देखिए आपको चक्कर आता है नहीं आता है। जब चक्कर आना बंद हो जाता है तब आप बॉक्सिंग के लिए कैपेबल होते हैं। अदरवाइज अगर पंच लगेगा आपको कहीं पे भी फेस में, लेफ्ट राइट, या आपके जो नोज का जो सॉरी ईयर का जो हिस्सा होता है ये वाला, तो अचानक चक्कर आने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको जी फोर्स को मैनेज करना पड़ता है, अपनी बॉडी के साथ अलाइन करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाएंगे तो मान के चलिए आप नहीं कर पाते। लेकिन ये जो लोग होते हैं, यही वो लोग हैं इन राशियों वाले जो जी फोर्स के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं। वाटरी साइन, मतलब किसी को शिपिंग में काम करना है, वारशिप पे, सबमरीन पे, कुछ कैप्टन्स के चार्ट है मेरे पास। जी हाँ, काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है और परमिशन उनसे ले ली गई है, तो वो केस स्टडी भी मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ कि किस तरह से वो कैप्टन बने। कुछ ऐसी भी कुंडलियाँ हैं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी देता हूँ, जिन लोगों को मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि कोई व्यक्ति 2034 में कैप्टन बनेगा या 2032 में फाइटर पायलट बनेगा। तो ऐसी मैं प्रोडिक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ, और वो भी केस स्टडीज जब आप लोगों के सामने आएंगी बाद में लाइव एग्जाम्पल, तो मैं पुराना केस भी आपको बताऊंगा कि कब मैंने प्रोडिक्शन दी थी, जो मैं मेल में हमेशा ही डाटा वैलिडेट करके रखता हूँ। और जब वो चीज़ें हो जाएंगी
तो उनको हम मैच करवाएंगे, आप देखिएगा कैसे प्रेडिक्शंस मैच होती हैं। सो इन्हीं के आधार पे आपके प्रोफेशन भी डिसाइड होते हैं, इन्हीं के आधार पर आपका नेचर, क्योंकि वाटर मीन्स की बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी। पानी कैसा होता है, आप देखिए ना, लगातार लहरें चल रही हैं, क्रिएटिव और शांत, स्टेबल। और वो कहते हैं ना कि जल का जो कि ठहराव होता है समुद्र में, एक शांत सी, लेकिन वैल्कोनिक एरप्शन, एक जब समुद्री चक्रवात आता है तो सोचिए पानी का, फिर पानी का क्या होता है, फिर वो ठहराव खत्म हो जाता है। तो वो दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है। कर्क राशि से मीन्स कि शांत, स्टेबल, शीतलता। वृश्चिक राशि, मंगल का भी साथ में प्रभाव आएगा। अगर कोई चक्रवाती तूफान आता है, जब मैं मंडेन की प्रेडिक्शन देता हूँ तो वृश्चिक राशि आती है। सिमिलरली आपके नेचर में भी, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो क्रिएटिव तो आप हैं, लेकिन मंगल का भी एक एग्रेसिव प्रभाव रहेगा। शांति के साथ साथ आप एग्रेसिवली भी चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता रखेंगे। आपको मालूम है जब शांति से काम नहीं हो रहा है तो आप एग्रेसिव तरीका भी अपनाएंगे, और लोग आपसे चाहे वो डरें या रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन काम करने की, करवाने की क्षमता आप रखते हैं। मीन लगन थोड़ा सा इनडिसिसिव हो जाता है, क्योंकि फिश का लगन है, बेसिकली मछली बहुत ज़्यादा चंचल है, ड्वेल नेचर है उसका, भागती है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन है वाटरी साइन, ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, और मेरा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन लोग होते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं मीन लगन के लोग। अब मीन राशि किस घर में पड़ रही है, 6 में पड़ रही है, छठे घर में, तो कंपटीशन में और क्रिएटिविटी में उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। एलिमेंट्स नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि प्रोफेशन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एलिमेंट्स ही तो काम आते हैं, इनके बिना नहीं चलती है ज़िंदगी, और एस्ट्रोलॉजी तो है ही नहीं इनके बिना। अब इनमें भी आपस में मित्र शत्रु हैं। अब देखते हैं मित्र शत्रु कौन कौन से हैं, कैसे डिफाइन किया जाए इनको। सिंपल सी बात है, आप देखिए ना, ये तो मैंने आपके लिए डाटा बना रखा है। आप वैसे ही सोचिए कि जो अग्नि है, आग और पानी में क्या मित्रता हो सकती है? जब कहीं आपने भी देखा होगा, घर में कहीं आग लग गई या कुछ हुआ तो कैसे करते हो, आप बुझाते कैसे हो? ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, उसको बुझा देंगे। ठीक है, दैट्स अ टेक्नोलॉजी आपके घर में पड़ा होगा, आजकल सभी लोग घर में रखते हैं, कंपनीज में, एवरीवेयर। लेकिन पानी, एक सबसे पहला क्या क्वेश्चन आता है कि पानी ही डाला जाएगा आग के ऊपर? अक्सर तो यही होता है, वाटर। तो पानी और आग में शत्रुता होती है। लेकिन अगर हम एयर की बात करें तो आग और वायु मित्रता, क्योंकि अगर आपको कहीं आग लगानी हो और वहाँ पर ऑक्सीजन हो ही ना, तो आप आग लगाएंगे कैसे आप? सो इनकी आपस में मित्रता, तो इसके लिए आपके लिए मित्रता शत्रुता मैंने ऑलरेडी लिख दी है। फ्रेंड एलिमेंट्स यहाँ पे, जैसे फायर का जो मित्र है वो एयर है। अब ये क्या मतलब है, फायर का मित्र एयर, मतलब ये है कि फायरी साइन है ये 159, एंड एयरी साइन कौन से हैं आपके 3, 7, 11। तो इन साइंस की आपस में मित्रता, ये आपस में मित्र साइन है एक दूसरे के साथ। कोई जब कैलकुलेशंस करनी होगी आपने, तो आपको ये, आप इनको मित्र मानना पड़ेगा, फायरी साइन को एंड एयरी साइन को। सिमिलरली अर्थ साइन एंड वाटर साइन, अर्थ में कुछ भी आप उगाते हो, पेड़ लगाते हो, खाद डालते हो, तो जब तक पानी नहीं देंगे तब तक वो पेड़ पौधा या खेती कैसे बड़ी होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो आप सोचिए, उसके लिए अर्थ का वाटर के साथ कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपस में वो मित्र हुए। अब इसका मतलब हो कि अर्थ के जो ये साइन है 2, 6, 10, एंड आपके जो वाटरी साइन है आपके 4, 8, 12, इनमें आपस में मित्रता, ये चीज़ें काम आएंगी जब आगे हम एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे, जब डीप डाइव करेंगे, जब मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का एक आप लोगों के लिए सीरीज शुरू करूंगा कि कुंडली में प्रोफेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और प्रोफेशन कैसे निकाला जाए। आजकल तो प्रोफेशन भी इतने सारे हो गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो इतने सारे प्रोफेशन है कि जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें ये प्रोफेशन दिए ही नहीं है। आप सोचिए ना, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी कितना सारा सेगमेंट्स है, कितनी सारे चेंजेस। अभी पहले बिग डाटा की बात हो रही थी,
ठीक है, अभी एआई की बात होने लगी है। एआई में भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं कई बार मेरे पास एग्जांपल देता हूँ, अभी 4 मेरे पास ऐसे चार्ट आए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति नासा में जॉब करता है, 3 हमारे इसरो में। तो मैंने किसी को पहले कुंडली में जब विश्लेषण दिया था, तो मैंने पूछा था उनको कि क्या आप कोई लेंस डिज़ाइन करते हैं आपके स्पेस सेंटर में? तो जो भी आपका रिसर्च सेंटर है, तो उन वो द पर्सन वाज़ शॉक्ड कि मैंने ऐसे कैसे बता दिया। और देखिए, मैंने कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि मैंने कोई तुक्का मारा, मैंने कोशिश की कि क्या ऐसे ट्राई किया जाए, क्या ऐसे इस व्यक्ति का प्रोफ़ेशन हो सकता है। इंजीनियर तो ये दिखा ही रहा है इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक के साथ कंप्यूटर एंड साथ में ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है कि ये व्यक्ति लेंस पे काम करेगा। अब वो कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो केस स्टडी में मैं बताऊँगा। और को ये भी कहना चाहूँगा सिमिलर, उसके बाद 3 केस स्टडीज़ मेरे पास और आते हैं कुंडलियाँ दिखाने ऐसे ही व्यक्ति। और मैं कुंडली देख के सीधे बता देता हूँ कि क्या आप लेंस डिज़ाइन करते हैं स्पेस रिसर्च सेंटर में? तो ये एग्ज़ैक्टली यस थी दूसरी तरफ से। तो ये रिसर्च है ज्योतिषियों के द्वारा, जब हम रोज़ चीज़ें करते हैं। किताबों में नहीं मिलेंगी चीज़ें। आप बताइए कौन-सी ज्योतिष की किताब है क्लासिक्स की जहाँ पे ये लिखा होगा कि इसमें आप अगर ये ऐसा करेंगे तो इस इंसान किसी स्पेसशिप का या जहाज़ के लेंसेज़ के ऊपर काम करेगा या ड्रोन के लेंस के ऊपर काम करेगा? नहीं बता कोई इसी किताब में डाटा नहीं है। तो इट्स योर रिसर्च, द वे यू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स। अगर अच्छे से एलिमेंट्स को समझते हैं और कुंडली के भावों को अच्छे से समझते हैं, ईज़िली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब एनिमी एलिमेंट्स भी आगे लिख दिए हैं। अच्छा, बाय द वे अर्थ एंड वाटर की आपस में दोस्ती होती है। और नीचे मैंने सब लिख दिया है। फायर की जो शत्रुता है वो पानी के साथ है और अर्थ के साथ है। एयर की जो शत्रुता है वो पानी के साथ और अर्थ के साथ है। ये ऑलरेडी अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। जस्ट बताने के लिए था आप लोगों के लिए, ताकि भूले ना हो। अर्थ की शत्रुता फायर एंड एयर, सिमिलर कॉम्बिनेशन, इनको जस्ट हमने क्रॉस कर दिया है। आप ये देख लीजिएगा, पानी की शत्रुता फायर एंड एयर के साथ। आप ये किसी को स्नैपशॉट लेना हो तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अगर अपने लिए कुछ चाहिए हो तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम नैसर्गिक मैत्री चक्र। मैंने जैसे कि कहा कि मेरी पुरानी सीरीज़ है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जिसमें अराउंड 40 चैप्टर्स मैंने दिए हैं, कुछ केस स्टडीज़ भी हैं। लेकिन रिक्वेस्ट थी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि उस सीरीज़ पे मैंने काम करना बंद कर दिया था काफ़ी समय से, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम शुरू से शुरू करें। तो इसलिए मैंने फिर से बनाया। बाय द वे ये ऑलरेडी उसमें कवर कर चुका हूँ मैं। लेकिन हाँ, अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो उसमें ये 3 लेक्चर बने हैं, वो भी ऑलमोस्ट 2 आवर्स के, जिसमें 46 मिनट का ये अकेला लेक्चर था। किसी को अगर समझना होगा तो वो लेक्चर नंबर शायद 11 होगा या तो 31 होगा, शायद 31 लेक्चर होगा। मैं टीम को कहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दें, आप पुरानी सीरीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, सो उसमें सीरीज़ में दिक्कत ये थी कि उस समय हम कैमरा का यूज़ करते थे, तो थोड़ा साउंड का थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। जिसमें मैंने पूरे फ़ॉर्मूलाज़ बताए हैं कि अगर सूर्य का मित्र चंद्र, मंगल और गुरु है तो क्यों है? लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से ही देने जा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है, क्योंकि इनके बिना कुंडली का विश्लेषण अधूरा है। और ये ऐसा नहीं है कि आप जब कुंडली देखना शुरू करें तो आप नैसर्गिक मैत्री चक्कर निकालें कि देखें कि किसी की कुंडली में सूर्य के जो मित्र शत्रु हैं वो कौन से हैं एटसेट्रा और किन भावों में है। जी नहीं, ये आपके माइंड में मैप हमेशा के लिए होना चाहिए। और ये ऐसा वाला होना चाहिए कि आप कहीं कहीं दूसरा जन्म भी लेते हैं तो ये डाटा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब ये देखिए, मेरा मानना है, मेरी सोच है ये। सो आप इन्हें याद कीजिए। थोड़ा-सा मैं सिंपल तरीके से बता भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सूर्य के जो मित्र हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये बहुत ही क्लोज़ फ्रेंडशिप है इन लोगों की। एंड शुक्र और शनि शत्रु हैं। शनि देखिए कैसे शत्रु है, याद रखिए। सूर्य और शनि आपस में वैसे भी शत्रु हैं। आम सब लोगों को पता है, जो लोग सनातन को फ़ॉलो करते हैं, जो हिंदुइज़्म से संबंध रखते हैं, उन्हें मालूम है कि सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। और शत्रुता क्यों हुई थी पिता पुत्र की, सबको ये स्टोरी मालूम है। आप चाहेंगे तो ये स्टोरियाँ कभी मैं कवर करूँगा किसी अलग सीरीज़ में। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि ग्रहों के बारे में कुछ आपको नवग्रहों के बारे में और राहु केतु के बारे में और कुछ और भी प्लैनेट्स हैं। मतलब नवग्रहों में आपके राहु केतु भी आ गए, तो उसके बारे में मैं सोच भी रहा था कि क्यों ना मैं एक आप लोगों को
कुछ स्टोरीज गाइडलाइंस, कुछ एक अलग से सीरीज शुरू करूं। करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप शुरू इन चीज़ों को भी। अब आती है बात कि सूर्य का जो बुध है वो सम है एंड शुक्र शनि शत्रु है। चंद्रमा का एक बड़ी खास बात है, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं है। वो या तो मित्र मानता है या तो न्यूट्रल मानता है। चंद्रमा के जो मित्र हैं सूर्य और बुध हैं, एंड इनका शत्रु लिखा भी है कि कोई नहीं है, और इनके सम प्लैनेट दिए हैं मंगल गुरु शनि शुक्र। एंड मंगल और सूर्य के जो मित्र हैं वो मिलते जुलते हैं आपस में। अगर आप देखेंगे तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगी चीज़ें। सिर्फ यहाँ पे सूर्य आ जाएगा और मंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इस तरह से मेमोरी में डाटा फीड करने में इजी रहेगा। जो मैं लेक्चर की बात कर रहा था 46 मिनट का लेक्चर, देखिए फॉर्मूलाज हैं उसमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप वो फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जी जी नहीं, तरीका यही है आपको कहीं ना कहीं माइंड में फिट करने का। तो ये कि कम से कम जब आप रोज़ मॉर्निंग में उठते हैं तो थोड़ा सा एक अपने मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल सभी यूज़ करते हैं और सबकी आदत है कि सुबह पहले मैसेज देखते हैं। स्नैपशॉट रख लीजिए ना एक आप अपने मोबाइल में, सुबह उठते ही पहले उसको स्नैपशॉट को देखिए। एक बार देखेंगे, 6 से 7 दिन देखेंगे, उसके बाद 8वें दिन आपकी पिक्चर वो दिमाग में चली जाएगी। मंगल का जो बुध है वो शत्रु है एंड शुक्र शनि सम है। बुध के सूर्य और शुक्र जो है आपके मित्र हैं और चंद्रमा शत्रु है बुध का। अब बुध का चंद्रमा शत्रु क्यों है, ये आपको अब यहाँ पर विचार करना है आप, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन, कईयों का आना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे चंद्रमा का जो बुध है वो मित्र है, लेकिन बुध का जो चंद्रमा है वो शत्रु है। देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप याद कर लेंगे, चीज़ को समझ लेंगे तो ये हमेशा ही याद रहेगी। चंद्रमा का, अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, इसकी स्टोरी है। एज ए मेंशन वो स्टोरियाँ का भी कवर करूंगा मैं। तो चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, क्योंकि जो बुध है वो देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उनके 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 पुत्र हैं मरकरी। सो एक बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन चंद्रमा का कनेक्शन भी रहा है तारा के साथ। सो बहुत ही स्टोरियाँ हैं, थोड़ी सी ह्यूमरस भी हैं, कभी आराम से डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसे कि आप बात करते हैं, तो ये ऐसा ग्रहों के बीच में भी ऐसा हुआ है। सो अब जो बुध है वो चंद्रमा, बुध के जो चंद्रमा है वो पिता हैं, चंद्रमा के जो बुध है वो पुत्र हैं। लेकिन बुध चंद्रमा को अपना पिता तो मानता है, लेकिन बुध की एक शत्रुता भी है अपने पिता के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध को ये लगता है कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि तारा एंड साथ में वो जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी, आप समझ गए होंगे। अब इन्हें अच्छे शब्दों में मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक अच्छे बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं थोड़े से कॉस्मिक एनर्जीज की, तो हमें एक अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। सो इनके जो सम है मंगल गुरु एंड शनि एंड बृहस्पति के अगेन, देखिए यहाँ पे ना एक बड़ी कॉम्बिनेशन है आपका सूर्य मंगल और गुरु। आप सूर्य मंगल और गुरु को देखेंगे तो इनके जो मित्र हैं आपस में सेम ही है, आपस में ही मित्र हैं ये तीनों के, सूर्य गुरु और मंगल। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से आप मित्र चलते चले जाएंगे। आप अगर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ये आपस में मित्र दिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद करना इजी रहेगा। इसके बाद शुक्र और बुध इनके शत्रु हैं, शनि इनके सम है। सिमिलरली शुक्र का भी दिया हुआ है, शनि का भी दिया है, और राहु केतु का वही रहता है जो शनि का डाटा रहता है। तो ये आपके लिए नैसर्गिक मैत्री चक्र, अब आप इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद हम जाएंगे तात्कालिक मैत्री चक्र के ऊपर। तात्कालिक मैत्री के बाद फिर हम पंचदा मैत्री चक्र में जाएंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 5th लेक्चर में मैं कौन से देने वाला हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी, क्योंकि जब तक तात्कालिक मैत्री आपको नहीं पता है। देखिए जब आप नैसर्गिक मैत्री आपके माइंड में होगी
और तात्कालिक मैत्री का मैप आपके माइंड में होगा तो पंचदा मैत्री चक्कर का मैप आप ऑटोमेटिकली अपने माइंड में बना लेंगे। अगर पंचदा मैत्री चक्कर आपके माइंड में मैप रेडी नहीं होता है, वो भी माइक्रो सेकंड्स में, आप कुंडली देखेंगे कैसे? वही बात है ना, कई लोग फिर सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं। सॉफ्टवेयर में भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, पेजेस बदलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पंचदा मैत्री चक्कर आपके लगन कुंडली देखते ही अगर आपके माइंड में मैप बन जाता है पंचदा मैत्री चक्कर का, आप सोचिए कितना समय बचाते हो आप। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत फेमस, उनको जब भी लगन कुंडली देखनी होती है तो उन्हें सॉफ्टवेयर में नीचे पंचदा मैत्री चक्कर ढूंढना पड़ता है। फिर कभी लगन कुंडली देखते हैं, कभी पंचदा देखते हैं, फिर कभी भूल जाते हैं कि अच्छा हमने ये कौन सा देखा था, कौन मित्र था कौन शत्रु। अच्छा फिर लगन कुंडली को देखो कि ये घर कहाँ है। कितना टाइम वेस्ट होता है। इससे तो बेटर है कि ये चीज़ें आपके माइंड में रहें। अगर आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन कम समय में जल्दी जल्दी करनी है, जैसे कि दोस्तों मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और जो कंसल्टेशन का तरीका होता है ऑनलाइन का, 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं नेटिव के लिए। क्योंकि अगर ये सारे कॉम्बिनेशन अगर सॉफ्टवेयर में देखना शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना समय लगेगा। आप तो कैलकुलेशंस में ही उलझे रहेंगे, आप प्रेडिक्शंस देंगे कब? तो ये दिस इज ए प्रैक्टिस, अभ्यास है। आप जितनी कुंडलियां देखेंगे, जितने बेसिक्स आपको याद होंगे माइंड में, आप माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में, आपकी पिक्चर अपने आप बनती है आपके सामने। आपको किसी कुंडली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप पूछ लीजिएगा, और मेरी गुजारिश भी है आप लोगों से कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम एक दूसरे को आंसर देने की भी कोशिश करें आप कमेंट्स में। क्योंकि अगर अभी तक मैंने किसी के कमेंट्स के आंसर नहीं दिए हैं, कोई क्वेश्चन पुराने नहीं निकाले हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जब एक 10 लेक्चर इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं एक दिन बैठूंगा संडे को, आप लोगों के क्वेश्चन निकालूंगा। फिर जो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग एक दूसरे को नहीं दे पाए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक लेक्चर नंबर 11 या हम प्लान कर लेंगे, या लाइव लेक्चर दे दूंगा मैं आप लोगों को बीच में। यस, दैट विल बी द बेस्ट वे। मैं लाइव लेक्चर दूंगा आप लोगों को, आपके लाइव क्वेश्चंस कुछ और भी आएंगे, हम सुनते चले जाएंगे, एंड आपको मैं आपके डाउट्स क्लियर करता चला जाऊंगा, और उसको भी एक लेक्चर का नाम दे देंगे। बट बेटर है कि आप कमेंट्स में एक दूसरे को आप रिप्लाई करते जाए। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए, और लेक्चर नंबर 5 जल्दी ही मिलेगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।